नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं इसको आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों की आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर सवाल जो है आपके फोन के स्क्रीन पर है। सभी बच्चे क्या करना कि चैट सेक्शन में हमारे साथ आंसर को लगाते भी चलना, क्योंकि आपको क्लास में याद हो जाएगा लगाने से आंसर को। देखो, पहला नंबर सवाल है कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह कौन सा होता है? बता दो क्या होगा। वन का करेक्ट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे कि टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है 30 से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज का। इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेगाहर्ट्ज यहाँ पे लिखा गया, ये सब गलत हो जाएगा बच्चों। 30 से 300 हर जगह है, लेकिन सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, सारे बच्चे ध्यान से देखते चलना क्लास को। देखो, संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? संचार उपग्रह का आवर्तकाल आपसे पूछा गया 24 घंटे का होता है, सभी बच्चे को याद होना चाहिए। संचार उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। ओके, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने, क्षीणता को मापने के लिए। ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक है जो सही है? क्या वो डेसिबल है, ओम है, एम्पियर है या फिर वोल्ट होगा? ये डेसिबल होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्षीणता को मापने के लिए जो सही मात्रक है वो डेसिबल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए है। सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, और गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट के लिए पूछा गया। मैंने बताया था बच्चा पार्टी की अगर और पूछे तो आप जोड़ समझना, जोड़ वाला बात। और जोड़ वाला देखो किस में है, ए प्लस बी बराबर क्या होता है? वाई होता है। ए प्लस बी बराबर क्या होता है? वाई होता है। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, अगर और के जगह क्या रहे, एन और ओ आर रहे, मतलब नोर रहे, तो ऊपर में ऐसे करके डंटा लगा देना, मतलब ये नोर का निकल जाएगा। अभी का जो हमारा सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ए प्लस बी बराबर वाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही आंसर है। और के लिए पूछा, आप लोग क्या लगाओगे? ए प्लस बी बराबर हुआ, चैट सेक्शन में लगा दो आप लोग। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, एक अर्धचालक को T1 केल्विन से लेकर T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? बता दो, बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या पहले बढ़ेगा? तो ये बढ़ेगा, सीधे रूप से क्या होता है? बढ़ जाता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में कौन मूल कण नहीं है? बहुत बार ये प्रश्न मैं बता चुका हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल? कौन सा होगा? तो अल्फा पार्टिकल इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल, सही जवाब सी हो जाएगा। अल्फा कण जो होता है ये हमारा मूल कण यानी कि मौलिक कण नहीं है। याद रखोगे बच्चा पार्टी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है? ये मौलिक कण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल है, अल्फा कण क्या होता है? तो हीलियम का नाभिक होता है। कई बार बता चुका हूं, इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसलिए हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक है। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर सवाल है, 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दो 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में। तो हर्ज होता है। क्या हर्ज होता है? 6 गुणांक का एसआई मात्रक हर्ज होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है? रिडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है। रिडबर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है बच्चों। 9 का आप लोग ए लगा लो तो आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं अभी हमारे साथ, तो सभी बच्चे क्लास को भी लाइक करते चलिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते चलना, क्योंकि हम आपके लिए डेली क्लास लाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके जी बच्चा पार्टी, क्योंकि हम आपसे अभी तक एक भी पैसा रुपया कभी मांगे नहीं है। बस आप जो है अच्छे से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, बस यही मेरे लिए काफी है। देखो, कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, कौन सा? ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 11 नंबर सवाल है, सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है किस पर? सौर सेल पैनल का जो उपयोग होता है वो कृत्रिम उपग्रह में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, चलिए
12 नंबर सवाल है आपके सामने। 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। कार्यफलन का न्यूनतम पूछा गया, आप लोगों से बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। तो आयनन ऊर्जा का जो क्रम होता है वो आपको जानना पड़ेगा। पहले होता है कौन सा, पहले हमारा कौन सा होता है, कॉपर होता है, कॉपर होता है। उसके बाद कौन सा होता है, तो लोहा होता है। उसके बाद कौन सा होता है, बेरिलियम होता है, यहाँ पे लिख लो। उसके बाद कौन सा होता है, लगा दो सभी बच्चे, क्या होगा, तो सोडियम हो जाता है, यहाँ बी होगा। और उसके बाद सोडियम होता है, हमारा सबसे कम जो था वो सोडियम का होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग एनर्जी को मापते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा एनर्जी को मापा जाता है। 14 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारे सामने आ चुका है। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को हम लोग विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवर्तन, यानी कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर आपसे 2 नंबर में पूछे कि विवर्तन से आप क्या समझते हो तो लिख देना, इतना लिख दोगे तो मुझे लगता है कि 2 नंबर मिल जाएगा। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो होता है वो डायमंड का होता है। और अगर पूछोगे कितना होता है तो ये होता है 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से अधिक होता है बच्चों, और यह होता है 2.42। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। अगर पूछे हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो लगा देना आप लोग। चलो देखो आपके सामने ये रहा 16 नंबर सवाल है, बता दो क्या होगा। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि है जिसका पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो वो हमारा क्या होता है, तीव्रता होता है। क्या होता है, तीव्रता। राइट आंसर बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए 17 नंबर सवाल है बच्चों, क्लास को जरूर लाइक करिएगा। देखिए 17 नंबर सवाल है आपके सामने, जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करेगी तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। अवश्य बात है कि घटेगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करेगी तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घट जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है, यानी कि हाई एंड लो रेजिस्टेंस को मापा जाता है। सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किनका उपयोग पौधा घरों में होता है। वो होता है अवरक्त किरणों का। किसका, अवरक्त किरणों का, यानी कि इंफ्रारेड रेज का। करेक्ट आंसर डी लगा लो बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज है, वोल्टेज हो जाएगा राइट आंसर। अपचाई ट्रांसफार्मर में जो घटती है वो है वोल्टेज। वो घटना मतलब नीचे नहीं होना, मतलब उसमें जो काम होता है वो पूछा गया तो वो वोल्टेज होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 21 नंबर सवाल है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। कई बार मैं बता चुका है बच्चों, अगर आपके सामने आ जाए प्रतिबाधा, या प्रतिघात की जगह आपके सामने क्या हो, प्रतिबाधा हो, उसके बाद क्या रहे, धारितीय लिख दो। यहाँ पे धारितीय भी लिख सकते हो, धारितीय प्रतिघात रहे, धारितीय प्रतिघात हो, या फिर आपके सामने प्रतिरोध भी हो, प्रतिरोध भी लिख लो, प्रतिरोध रहे। इसका सब का आंसर हमारा क्या होगा, तो ओम होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ओम होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रतिघात, प्रतिरोध, धारितीय प्रतिघात, प्रतिबाधा, इस सब का ओम होता है बच्चों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है, उष्मीय। कौन सा, उष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है कि यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को, हाँ यहाँ आप लोग गलत नहीं करना, देखो मैंने बता चुका है कि यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करे वो हमारा मोटर कहलाता है, लेकिन अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करे तो वो हमारा डायनेमो कहलाता है। अभी जो हमारा सही जवाब होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है, बदल रहा है, तो वो हमारा मोटर होता है, विद्युत मोटर हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, क्या मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान मापता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को मापता है। चलिए 25 नंबर सवाल है आपके सामने। 25 नंबर सवाल है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। 25 का राइट आंसर बता दो आप लोग, 25 का राइट आंसर बता दो। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। करेक्ट आंसर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है आपके सामने। 26 नंबर सवाल है कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है। हेनरी भाई बता दो, मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था कि हेनरी, यहाँ पे लिख लो, हेनरी क्या होता है, हेनरी हमारा होता है प्रेरकत्व का मात्रक। यहाँ पे लिखो, प्रेरकत्व का मात्रक। हेनरी क्या होता है, प्रेरकत्व का क्या है, तो मात्रक है। तो अब बता दो प्रेरकत्व का मात्रक अगर पूछे तो हेनरी लगा देना, अगर पूछे 1 हेनरी बराबर
1000 मिली हेनरी होता है, सभी बच्चे को पता होगा 1000 मिली हेनरी होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया गया 1000 मिली हेनरी। राइट आंसर कौन सा? 10 टू द पावर 3 जिसको बोलते हैं, राइट आंसर ये हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो 27 नंबर सवाल है, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं? क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ कैसे हो जाते हैं? बता दो बच्चा पार्टी, क्या होगा 27 का करेक्ट आंसर? ये हो जाता है अणुचुंबकीय, हो जाता है अणुचुंबकीय, राइट आंसर ये होगा। 28 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कैसी होती है? प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता बहुत कम होती है, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी लॉ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लो बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने ये रहा, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण के बारे में अगर पूछा गया है, जिसे हम लोग क्या तो म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, अगर आपसे पूछे कि चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा म्यू बराबर हमारा क्या होता है? धारा गुना कौन सा होता है? क्षेत्रफल होता है, धारा गुना क्षेत्रफल होता है, जिससे हम लोग धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अगर चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक पूछे तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, और ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होता है बच्चों, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है 30 नंबर सवाल है, निकेल क्या होता है? निकेल हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा? ए हो जाएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, याद रखोगे आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, ये सारे प्रश्न जो है आपके बुक से लिया गया, सारे चैप्टर से ये सिलेक्ट किया हूं, चुन के लाया हूं भाई, इसलिए जरूर याद कर लेना। देखो, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान 0 होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान हमेशा 0 होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। 32 नंबर सवाल देखिए, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न क्या करता है? समरूप वेग से चलायमान आवेश केवल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ये उत्पन्न करता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल को देखिए, 33 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने ये रहा, बताते चलना चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर। देखते हैं आज कितने बच्चे हैं जो हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं और सारे प्रश्नों को याद करते चलते। देखिए, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहा जाता है? ये 2 नंबर में भी अगर आ जाए बच्चा पार्टी तो छोड़ के नहीं आओगे, उसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं, बस इतना को लिख देना, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रखोगे। ओके, चलिए, और अगर पूछे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो बस याद रखना ओम होता है, क्या होता है? ओम होता है, तो याद रखोगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, 2 नंबर 5 नंबर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का पास नियम, जिसको हम लोग द्वितीय नियम कहते हैं, उस किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का अगर ये द्वितीय नियम है हमारा, एक हमारा कौन सा पहला नियम था, पहला नियम, और कौन सा? तो दूसरा, पहला और दूसरा। देखो, पहला नियम क्या है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आवेश संरक्षण रहे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, यह पहला नियम है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, इसको भी आप लोग याद रखना बच्चों, इसको याद रखना, आवेश का किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अभी दूसरा नियम पूछा तो ऊर्जा लगाएंगे ही हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है आपके सामने ये रहा, अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? पीले रंग के लिए मैंने ट्रिक बताया था, आप लोगों को ट्रिक बताया था, कलर बदल देते इसका, मैंने बताया था कि सर बीबी बीबी रोए जीबी, किसके लिए? बीबी तो जीबी के लिए रो रही है भाई, नेट सटाओगे तो रोएगी ही। अब देखो, ये हमारा ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ब्लू है। देखो, इसके लिए हमारा क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 और 6। देखो, अब पूछा क्या गया है? पीला रंग के लिए, येलो के लिए पूछा गया तो 4 हो जाएगा, 4 किस में? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बच्चों लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लो ना, बीबी रोए जीबी, किसके लिए? जीबी के लिए रो रही है, बस याद रख लो। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 36 नंबर सवाल है, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है, कौन करता है? किसका? तो प्रतिरोधों का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलर चेंज हो जाए, ओके, कलर चेंज, कलर चेंज, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखते हैं, 37 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो आपके सामने ये प्रश्न आया कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है बता दो, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, कौन सा होगा? तो P बराबर एक हमारा फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 होता है, और दूसरा होता है V स्क्वायर बटा में
V स्क्वायर बटा में R होता है। और तीसरा भी देख लो I स्क्वायर RT भी होता है, I स्क्वायर RT भी होता है। लेकिन हमारा जो यूज होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया P बराबर V स्क्वायर बटा में R, तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, हम लोग लगा सकते हैं। चलिए 38 नंबर सवाल की ओर बढ़े। आपके सामने ये रहा प्रश्न, धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, सीधे रूप से बढ़ता है। ये बढ़ता है, याद रखिएगा, अगर अर्धचालक होता तो घटता है, लेकिन अभी बढ़ेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर सवाल है आपके सामने, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। बीजगणितीय यानी कि समेशन I बराबर कितना होता है, तो ये 0 होता है, फॉर्मूला है हमारा, इसीलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। किसी परिपथ के किसी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे आप लोग। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने ये रहा, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है गोले की त्रिज्या की। वायु में गोलीय चालक की धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। पिछले क्लास में हम लोगों ने हिंदी का 150 ऑब्जेक्टिव दिया था और कुछ सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इतना स्पीड काहे पढ़ाते हो। देखो बच्चा पार्टी, वो हिंदी का क्लास था, उसमें आप लोगों को हिंदी में रिवीजन करना होता, उतना हम लोगों को पता है कि याद होगा। उसको रिवीजन करने के लिए उतना अगर टाइम ले तो आप लोगों को फिर पढ़ाई भी करना होता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप उसको 2 बार 3 बार देख सकते हो, वो आपका मर्जी है, लेकिन आपको अगर टाइम लगाना हो तो 2 बार देख लोगे, वो रिवीजन के साथ साथ अच्छा से याद भी हो जाएगा। इसीलिए बच्चा पार्टी, इसलिए हिंदी के क्लास में उतना टाइम नहीं लगाना। हाँ, फिजिक्स का क्लास है, केमिस्ट्री का क्लास है, हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं जिससे कि आपको दिमाग में सेट होते चले। ओके, चलिए अब क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ये आपका काम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके सामने आ चुका है, 41 नंबर सवाल है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। लेकिन विद्युत धारिता यानी कि कैपेसिटेंस को हम लोग सी के द्वारा डिनोट करते हैं। सी बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी बता दो। ये हमारा होता है Q बटा में V होता है। Q बटा में चार्ज का कूलम होता है और V का वोल्ट लिख लो, यानी कि कूलम प्रति आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसका एक और मात्रक है जिसका हम लोग बोलते हैं कूलम प्रति, कौन सा होगा, कूलम प्रति वोल्ट भी होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, बता दो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जिसे हम लोग E बराबर F बटा में Q फॉर्मूला को पढ़ते हैं। फोर्स का न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। बता दो आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युतीय क्षेत्र होता है, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सारे के सारे बच्चे इसको ध्यान में रखोगे। चलिए हम 44 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर कहाँ दिया गया है, 1/2 ऐसे रहता है, CV स्क्वायर होता है, तो इसको आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। विद्युत विभव के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था V, जिसे हम लोग V के द्वारा डिनोट करते हैं। V बराबर फॉर्मूला होता है कौन सा, जूल कार्य बटा में कौन सा होगा, तो चार्ज होगा। देखो कार्य का जूल हो जाएगा और ये हमारा कूलम चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, यानी कि जूल प्रति कूलम। यहां से हमारा मात्रक निकल गया, जूल प्रति कूलम, ये तो मात्रक निकला, लेकिन हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। तो अब देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसी को ऊपर करेंगे तो ऐसा हमारा बन जाएगा बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी लगा लो, घबरा काहे रहे हो। चलिए 46 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, 0 होता है। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो 0 होता है। राइट आंसर ये होगा। 47 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बता दो किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है। किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है, इसलिए सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है, मुक्त आकाश की पराविद्युतता। बहुत आसान है, देखो पहले आप लोगों को पराविद्युतता यानी कि परमिटिविटी का जो है आप लोगों को क्या मात्रक पता होना चाहिए, यानी कि एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है वो हमारा फैराड पर मीटर होता है, यानी कि हम लोग ऐसे लिखते हैं फैराड पर मीटर। अब देख लो कौन ऑप्शन में इस ये मात्रक दिख रहा है आपको कहीं क्या, और इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें मात्रक नहीं दिखा रहा है, इसमें कूलम में नहीं होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये कैसे हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है आपके सामने, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा। ये YZ तल की दिशा में होता है। सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर
हमारा सी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर सवाल और आज के क्लास का ये हमारा लास्ट सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब देखो आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है जो सही है? बता दो बच्चा पार्टी, निम्नलिखित में कौन सा संबंध है जो सही है? बताएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैं कितना बार बताया हूं बच्चा पार्टी, तो अब आप सही लगा लेना। देखो E बराबर हमने फॉर्मूला बताया था, E बराबर जो होता है वो F बटा में क्या होता है, Q होता है, अभी मैंने बताया। और इसका मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति कूलम निकाल देना, तो बस इतना को याद रखना। बस यही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है, यहाँ नहीं दिया गया है लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता होना चाहिए कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए है, इसीलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा, ए वाला सही है हमारा। अब बता दो बच्चा पार्टी कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाओ हमारे साथ। ओके, क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चा पार्टी।